नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अजय शर्मा और मैं यहाँ पे क्लास 12 के मैथ्स आपके लिए ले रहा हूँ। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों प्रोबेबिलिटी के बारे में। जो मैंने लास्ट प्रीवियस क्लासेस में आपको 2 क्लासेस के अंदर प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स के बारे में बताया, इसके बेसिस पे आप 13.1 एनसीईआरटी सीबीएसई 2021 के लिए कर सकते हैं। आसानी से वो सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे और इजीली आप चीज़ों को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक्स अगर आपकी स्ट्रांग है, बेसिक अगर आपका कोई भी टॉपिक का बेसिक बहुत स्ट्रांग है, तो आप आसानी से आगे वाले कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आज हम उसके आगे फर्दर उसी कड़ी में आगे बात करने वाले हैं। उसमें हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है आपके इस बार, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाली बात। हम ये 2 टॉपिक्स को आज डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की, कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है इसका, और किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्लाई किया जाता है, उन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को, कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है क्या। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती है हमारी, कोई भी 2 इवेंट होते हैं। मैंने कहा था कि अगर हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं, हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को सबसे पहले पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं इसके डिस्कशन की बात करूँ, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती है हमारी, यहाँ पे अगर आप जाएंगे, ई और एफ क्या है आपके, ई और एफ 2 इवेंट होते हैं, ठीक है। ई और एफ 2 इवेंट होते हैं, तो आप क्या लिखते हैं कि पी ऑफ ई एफ, यही तो लिखते हैं आप। अब देखो इसका मतलब क्या है। मैं यहाँ पे लास्ट क्लासेस तक आपको क्या इतना समझा रहा था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो मैंने पढ़ाया था आपको, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, केवल सिंपली मैं यहाँ पे एक चीज बताया था मैंने आपको कि ई और एफ का मतलब हो गया कि विद रिस्पेक्ट टू एफ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप ध्यान से समझेंगे, क्योंकि एक एक चीज को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ का मतलब है कि एफ ऑलरेडी अकर्ड है, एफ हैज अकर्ड ऑलरेडी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको निकालना है, और एफ जो है ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया आपने, अकर्ड हो चुका है, मतलब वो आ चुका है, आपने उसको फाउंड कर लिया है, ठीक है। आप एफ का मतलब यही समझेंगे, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू मैंने कंडीशन प्रोबेबिलिटी में इसलिए बोला था जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मेरे को पता था कि मल्टीप्लिकेशन जब पढ़ाऊंगा, मैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जब बताऊंगा, तब इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो आज मैं यही डिस्कस करने वाला हूं कि जब पी ई एफ जो लिखते हैं हम, उसका मतलब ये होता है कि एफ इज अकर्ड और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें निकालनी होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब क्या हो, एफ इज अकर्ड, ठीक है। एफ आ चुका हो, अकर्ड मतलब क्या हो चुका हो, फाउंड मिल चुका हो आपको, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं यहाँ पे, पी ई का इंटरसेक्शन, ठीक है, ई का इंटरसेक्शन एफ के साथ, और डिवाइड कर देते थे हम एफ पी एफ के साथ, जो कि आ चुका है, जो कि ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एफ इज अकर्ड, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें फाइंड करना हो, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश करके एफ को लिखते थे, और साथ में क्या लिखा, पी ई का इंटरसेक्शन लेना है एफ के साथ, और साथ में हमने बोला यहाँ पे कि पी एफ आपको लिखना है, यस और नो। तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ होगा, ये वाला फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बहुत शॉर्ट तरीके से इसको समझाऊंगा, जिससे कि वो इजीली समझ में आ जाए कि मल्टीप्लिकेशन है क्या, इसमें होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं चीज को चेंज करके और ऐसे लिख दूं कि पी एफ ई, एफ को पहले ले आऊं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को फाइंड कर लिया जाए, और वो भी कब, जब ई आ चुका हो। दोनों इवेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में, दोनों एफ और ई दोनों इवेंट्स की बात हो रही है। जो मेरी लास्ट क्लासेस देख रहे हैं वो इस फॉर्मूले से बिल्कुल फेमिलियर होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्रीवियस क्लासेस को जाके अच्छे से देख सकता है। चलिए, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, एफ का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ई के साथ, और साथ में क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे पीई आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट आ गया। ये दोनों फॉर्मूलाज आप देख लीजिए, इन दोनों को क्या किया है, बस मैंने एफ और ई को इंटरचेंज कर दिया है। एक बार बोला एफ आ चुका है तो ई की प्रोबेबिलिटी बताइए, एक बार बोला ई आ चुका है तो एफ की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का अभी का अभी यहाँ पे आप डेरिवेशन लेके जाएंगे, इजीली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस मेरे साथ फटाफट से कनेक्ट कर लीजिए, जुड़ जाइए, और यहाँ पे आप जाके और प्रीवियस क्लासेस को भी अच्छे से देख सकते हैं, जिससे कि और कॉन्सेप्ट जो है आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। ये दोनों फॉर्मूले हमें पता है। इसके बाद देखिए दोस्तों कि अगर ये दोनों फॉर्मूले हमें पता है, हमें ये पता है, हमें ये चीज पता है कि जो P है उसका E के साथ और F अगर आ चुका है, तब हमारा फॉर्मूला होता है कि PE का इंटरसेक्शन F के साथ, और डिवाइड कर दिया किसके साथ, PF के साथ, यस और नो। और दूसरा पार्ट मैंने लिखा, वापस से लिख रहा हूं आपके लिए, F और E हो, अगर E आ चुका है तो F की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बस यहाँ पे F इंटरसेक्शन E हो जाएगा। उल्टा मैं लिख सकता हूँ, उल्टा सीधा एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, P से ये इसको डिवाइड कर देंगे। अब आप लोगों को पता है, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, सीधा सीधा आप लोगों को एक चीज का पता है कि PE का इंटरसेक्शन F के साथ हो, या फिर F का इंटरसेक्शन किसके साथ हो, E के साथ हो, तो बात तो एक ही है, यस और नो। दोनों बातें एक ही है। जब ये दोनों चीजें सेम है दोस्तों, तो इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या आएगा मेरा पहला पार्ट आएगा PE का इंटरसेक्शन किसके साथ, F के साथ, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, PEF, E की प्रोबेबिलिटी F आ चुका है को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, यहाँ पे PF के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यस और नो।
सेम चीज यहाँ पे देखिएगा, P का यहाँ पे F के साथ इंटरसेक्शन क्या है, E है, और अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे PFE, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ पे डायरेक्टली PE लिख दिया दोस्तों, यस और नो। तो ये दो इक्वेशंस आपके पास आई। अब आपको पता है ये दोनों चीजें इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगी, यस और नो, ये दोनों चीजें भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये दोनों चीजें हो क्या रहा है, इनके बीच में ये डॉट जो बनाया मैंने, ये क्या है, मल्टीप्लाई का साइन तो है दोस्तों, मल्टीप्लाई का साइन ही तो है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी भी केस में ऐसा हो कि दो इवेंट हो PEF और PF, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से बोल रहा हूं मैं आपको, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, तो यहाँ पे अगर ये चीज जो है इसके इक्वल हो जाए PF ऑफ E के साथ F का प्रोबेबिलिटी जब E आ चुका है और यहाँ पे कौन हो, PE हो दोस्तों, तो ये दोनों चीजें अगर ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट जो है वो दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, E का F के साथ अगर करें, E की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए और F का आ जाए, ठीक है, F आ चुका है, E की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए और यहाँ पे PF लिखा जाए जो कि आ चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी जाए, उसको दोनों को मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, F की प्रोबेबिलिटी E आ चुका है, E ऑलरेडी अकर्ड है, E हैज अकर्ड, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो अगर ये दोनों चीजें इक्वल हो जाती हैं, कोई भी इनमें फर्क नहीं पड़ता है, E का F के साथ हो चाहे F का E के साथ हो, तो इसमें अगर जो हमारा जो भी रिजल्ट होता है वो अगर सेम होता है और ये दोनों चीजें इक्वल हो जाती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बोलते हैं। अभी मैं इसका एक एग्जांपल भी दूंगा, जिससे पहले आप इसको जल्दी से एक बार फटाफट से कॉपी कर लें। इसके अंदर आपको मैं ज्यादा स्टेप्स नहीं लेना चाहता हूं, बस 4 स्टेप 5 स्टेप में आप इसको क्या कर दो, हेंस प्रूव्ड कर दो। इस बात को अभी हम प्रूव भी करेंगे, उससे पहले आप ये जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है, किस तरीके से यहाँ पे इवेंट्स को लिखा गया है, उसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे कि आपको और ज्यादा चीजें समझ में आएगी। चलिए इसको नोट डाउन करिए। तो यहाँ पे आपने इसको देख लिया होगा और अच्छे से लिख भी लिया होगा। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये जो मैंने मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको बताया है वो किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे, उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो एक छोटा सा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करेंगे। लेकिन आपको अगर मल्टीप्लिकेशन रूल का डेरिवेशन आ जाए एग्जाम में, तो आप इस तरीके से डायरेक्टली दोनों फॉर्मूलों को एक बार E और F लेके और एक बार F और E लेके आप इसको कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मल्टीप्लिकेशन रूल के अंदर यहाँ पे रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर P इज नॉट इक्वल टू 0 होता है और PF इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर P इज नॉट इक्वल टू 0 और क्या होना चाहिए, PF जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ F जो है वो भी क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बेसिस पे आप बोलेंगे ये दोनों 0 नहीं होनी चाहिए। भाई आपको पता लगा कि इम्पॉसिबल इवेंट आ गया, जो F इवेंट है उसके लिए इम्पॉसिबल इवेंट आएगा, तो उसके लिए आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को नहीं लगा सकते, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ पे 2 इवेंट्स के लिए देख रहे हैं, आप इसको 3 इवेंट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको 4 इवेंट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, 5 इवेंट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे इवेंट्स जो है कोई भी आप इसको मल्टीप्लिकेशन रूल को सब जगह अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कितने भी इवेंट हो, चाहे 2 इवेंट हो, 3 इवेंट हो, 4 इवेंट हो, ठीक है। वैसे 4 इवेंट का कोई क्वेश्चन आता नहीं है एग्जामिनेशन में, फिर भी 2 या 3 इवेंट का जो है क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन रूल को वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कार्ड के क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को अप्लाई करके और प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको समझ आया होगा। अभी मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे क्या है कि 5 ब्लैक बॉल है, क्या है, 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है, 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है, ब्लैक बॉल लिख देता हूं मैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपके पास जो है रेड जो है, बाकी 3 रेड बॉल्स है, कितनी है, रेड बॉल्स है 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रेड बॉल है आपके पास, 5 ब्लैक बॉल है। आपको बोला गया कि इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल से बताना है, और आपको बोला गया एक और चीज जो आपको इन क्वेश्चंस में मिलेगी ज्यादा, आपको बोला गया विदाउट रिप्लेसमेंट, क्या, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब एक अर्न है, अर्न मतलब बोले तो कोई थैला या कुछ भी ले लीजिए आप, तो कि आपको एक बॉक्स दिया गया है, उस बॉक्स में आपने ये सारी बॉल्स रखी हुई हैं, 5 बॉल्स रखी हुई हैं ब्लैक बॉल और 3 रखी हुई है सर रेड बॉल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाता है, उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर बात करूं मैं, तो इन क्वेश्चंस के लिए देखिए 5 ब्लैक बॉल और 3 रेड बॉल है, तो मैं मानता हूं एक ई इवेंट है। अब मेरे को बोला गया कि दोनों बॉल जो है वो क्या होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ द बोथ बॉल्स आर ब्लैक, ठीक है, ऐसा बोला गया आपको, ठीक है। दोनों की दोनों जो बॉल है वो क्या होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहला इवेंट ले लेता हूँ, पीई जो है, ई इवेंट को ले लेता हूँ। उसमें बोला जा रहा है कि क्या हो रहा है, जो फर्स्ट बॉल है उसको ड्रॉ किया तो वो क्या हो गई हमारी, ब्लैक हो गई, ठीक है। और एक ले लेता हूं मैं पी एफ, जिसको बोला गया कि उसके अंदर जो है सेकंड बॉल जो है वो भी क्या हो जाए,
ब्लैक ही हो जाए, क्योंकि दोनों की दोनों बॉल्स जो है वो क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए। आराम से समझना, ध्यान से समझना, एक एक बात को मैं क्लियर करूंगा। आप यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट बॉल जो है वो भी क्या होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए, और सेकंड बॉल जो है वो भी क्या होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए। और लगा कह रहे हैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस किस तरीके किए जाते हैं, उसमें दिया होता है आपको हमेशा विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि आपने बॉक्स में रेंडमली हाथ डाला और वहां से आपने ब्लैक बॉल को निकाला, उसके बाद आपने उसको वापस से नहीं रखा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया है, रिप्लेस आपने कर दिया है उसको, ठीक है। तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं कि आपने उसको साइड में रख दिया है बॉल को, और अब जो बची हुई बॉल्स है उसके अंदर से आप सेकंड को निकाल रहे हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे इवेंट्स को निकालते हैं। ई जो है इवेंट, पहला इवेंट जो है वो पहली ब्लैक बॉल होगी, दूसरा इवेंट जो ये होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ वो समझा रहा हूँ आपको कि विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है, आपने उसको रिप्लेस नहीं किया है, ठीक है। अब आ जाइए आगे, आपको बोला गया पी, पी कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों, अगर आपसे बोला गया कि पहली ब्लैक बॉल है तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने, 8 है, 5 और 3 8 हो गए, और ब्लैक बॉल कितनी है दोस्तों, 5 है, तो 5/8 प्रोबेबिलिटी आई क्या, क्या इसका मिला, क्या हमें पी मिल गया क्या 5/8, यस और नो, मिल गया हमें 5/8। आगे देखिएगा, आगे आपको बोला गया कि सेकंड बॉल भी हमारी क्या हो, क्या हो, ब्लैक बॉल हो। तो यहाँ पे अगर सेकंड बॉल को ब्लैक बॉल करना है तो एक बॉल तो आपने निकाल ली ब्लैक और उसको साइड में रख दिया, तो यहाँ पे टोटल कितने बच गए, अब आपके पास 7 ही बच गए, और यहाँ पे यहाँ से भी ब्लैक बॉल भी कम हो गई, तो आपका आंसर क्या आया, 4/7 आया प्रोबेबिलिटी का। ये समझ में आया क्या, जब हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो भी कम हो गए क्योंकि टोटल बॉल्स कम हो गई, और साथ में हमारे पास यहाँ पे 4 जो है, ब्लैक बॉल में से भी एक बॉल को उठा के हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, उसको उठा के साइड में रख दिया, तो क्या बचा, केवल 4 बचा। तो ये क्या आया मेरा 4/7 और 5/8। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करें। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि क्या होता है, पी का ई के साथ इंटरसेक्शन जो है एफ का, वो कैसे निकाला जाता है, वो निकाला जाता है कि आप पहले निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, पी इंटरसेक्शन एफ जो है वो कैसे हो जाएगा, इसको डिवाइड किससे करते हैं, पी एफ के साथ, और साथ में कौन होता है हमारा, पी ई के साथ कौन होता है, एफ होता है, यही तो फॉर्मूला होता है हमारा। अब दोनों को चेक करेंगे, देखिए ई एफ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये बताइए मुझे आप, ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकाल सकते हैं, इसके अंदर से ई और एफ के अंदर से कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट क्या है आपका, वो देखना पड़ेगा आपको। उसके अलावा आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देखेंगे कि ई का इंटरसेक्शन एफ के साथ लेंगे तो पी एफ का वैल्यू क्या है आपका, पी एफ का वैल्यू है आपका 4/7, यस और नो, और यहाँ पे आपका पी ई एफ का वैल्यू क्या है, यहाँ पे वो हो जाएगा हमारा 5/8। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 20 और 7 8 कितना हो गया, 56 हो गया, तो 20/56 हो गया, इसका प्रोबेबिलिटी का आंसर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी लगा दिया, दो बॉल्स हमें निकालनी थी और वो भी क्या थी, विदाउट रिप्लेसमेंट निकालनी थी, दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर पीई को आपने मल्टीप्लाई किया, पीईएफ को तो मल्टीप्लाई ही नहीं किया। पीईएफ होता क्या है दोस्तों, ई इंटरसेक्शन एफ से डिवाइड किसको करना है, इसी से तो करना है। अब ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, ई और एफ के अंदर कॉमन पार्ट क्या आएगा, ई और एफ के अंदर कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं है। ई और एफ जो है वो फर्स्ट बॉल आपने इंडिपेंडेंटली ड्रॉ करी अलग से, और यहाँ पे एफ जो बॉल है वो भी अलग से आपने क्या करी, विड्रॉ करी अलग से, आपने उसको ड्रॉ करी रैंडमली, आपने उसको निकाला। तो मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से लगाया, 20/56। अब यहाँ पे देखिए दिमाग क्या लगाना है आप लोगों को, आपको सोचना किस तरीके से है वो देखिएगा। आपको क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे पीईएफ तो मैंने निकाला है, ठीक है, ईएफ को लेकर तो मैंने किया, अब यहाँ पे इस इवेंट को चेंज कर दिया जाए, एफ इंटरसेक्शन ई भी तो यही होगा, यस और नो, एफ इंटरसेक्शन ई भी तो यही होगा, बस क्या होगा 5/8 पहले आ जाएगा और 4/7 बाद में चला जाएगा, लेकिन आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, हमें यही चीज कहता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, कैसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इसके और एग्जांपल्स भी करेंगे हम, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग इसको लेके बनी होगी कि किस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं, कैसे यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट काम करता है और कैसे मल्टीप्लाई करके हमारी प्रोबेबिलिटी का आंसर आता है। कि 20/56 को अगर थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 10, और ये हो गया हमारा 28, कितना हो गया 28 हो गया दोस्तों। तो ये 28 यहाँ पे हो गया हमारा, तो 28 देख लीजिए एक बार, सॉरी, तो ये 28 आ गया हमारा, और इसको और सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 5/14 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये 5/14 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे 5/14 क्या हो गई, दोनों बॉल्स जो है वो ब्लैक हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी हमने मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी से। अब हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करेंगे, उससे पहले आप थोड़ा सा इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ आया होगा इस बारे में, मैंने आपको बताया किस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी, आपको थोड़ा और पता लग जाएगा। तो इसको आपने लिखा होगा। अब जो जिन लोगों को भी यहाँ पे प्रॉब्लम आई है इसके रिगार्डिंग कि कैसे ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को लगाया गया है, तो उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और आपके लिए लेता हूँ मैं कि कैसे मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी को अप्लाई किया जाता है और कब किया जाता है, उन सब बातों को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं दोस्तों, वो एग्जाम्पल है मेरा कि मैंने यहाँ पे बोला कि मैं यहाँ पे वही एग्जाम्पल लेते हैं जिससे और ज्यादा क्लैरिटी से समझते हैं
कि कैसे हम चीजों को करते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि 10 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, 10 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, 10 ब्लैक बॉल ले ली मैंने इस बार, ठीक है। चलो आगे देखिए, यहाँ पे मैंने ले लिया यहाँ पे 6 जो है, या मैं बात करूं 7 जो है मैंने ले लिया, कुछ भी ले लीजिए, व्हाइट बॉल्स, ठीक है, व्हाइट बॉल्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 10 तो ली है ब्लैक बॉल, और यहाँ पे क्या लिए है, 7 ली है व्हाइट बॉल्स। अब मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाना है। और मुझे ये लिखा हुआ नहीं आएगा कि आपको मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाना, आपको खुद को देखना पड़ेगा क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे दो दो इवेंट होंगे। आपसे बोला जाएगा सेम इवेंट कि बोथ द बॉल्स आर ब्लैक, दोनों की दोनों जो बॉल है वो क्या होनी चाहिए, ब्लैक ही आनी चाहिए। जब पहला आए हमारा इवेंट वो भी ब्लैक बॉल हो, और जो दूसरा आए वो भी क्या हो, ब्लैक बॉल हो। और एक और चीज आपको दी होगी, वो लिखा होगा यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो वो चीज भी आपको गिवन होगा, क्या लिखा होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट यहाँ पे लिखा होगा। अब विदाउट रिप्लेसमेंट आपके पास दिया हुआ है, दोनों जो बॉल्स है वो क्या होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए, और साथ में आपको इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन रूल के लिए तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पे क्या होगा, इवेंट जो है वो क्या होगा, 2 बार होगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज यह होगा विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, मतलब उसको वापस नहीं रखा जाएगा। उस बॉल को एक बार आपने पहली बार जब निकाल लिया तो दूसरी बार उसको नहीं उठाया जाएगा, वहां से उसको कम कर दिया जाएगा। अभी मैं बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये बातें क्यों लिखी जा रही है, इसको आप फील करेंगे। अगर आप देखें यहाँ पे 10 ब्लैक बॉल्स के बारे में, तो यहाँ पे इसको मैंने ई इवेंट मान लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट जो है पहली ब्लैक बॉल आने के लिए क्या होगा, 10 बाय क्या हो जाएगा, ये नीचे 17 हो जाएगा, क्योंकि टोटल आउटकम्स कितने हैं, 17 है, और ब्लैक बॉल आने के आउटकम कितने हैं, 10 है। इतना आपको आसानी से समझना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कि अब मेरे को क्या चाहिए, पी एफ ई, ठीक है। मैंने जो एफ लिखा था लास्ट में, आपको उसको और ज्यादा थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, थोड़ा और अच्छे से इसको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। आप उसको एफ भी लिख सकते हैं, एफ ई भी लिख सकते हैं, लेकिन एफ ई कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब देखिए ध्यान से देखिए इस बात को, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एफ की प्रोबेबिलिटी जब ई आ चुका हो, तो ई तो आ चुका है ना दोस्तों, ई तो आ चुका है ना। जब ई आ चुका है तो एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जब ई आ चुका है तो यहां से यहाँ पे आप देखें तो नीचे जो है वो भी क्या हो जाएगा, एक बॉल कम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी एक बॉल तो निकाल चुके हो आप, और ऊपर ब्लैक बॉल में से भी एक बॉल कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 9/16 ही तो हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि टोटल में से भी एक कम हो गया और ब्लैक बॉल में से प्रोबेबिलिटी भी एक कम हो गई, तो 9/16 हो गया, यस और नो। तो 9/16 यहाँ पे एफ ही आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कैसे निकालता हूँ कि अगर ई का इंटरसेक्शन ले लूं मैं एफ के साथ, यस और नो, तो कितना आ जाएगा मेरा 10/17, और इनटू में क्या आ जाएगा 9/16। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे 90 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 90 आ जाएगा, 90, और यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो 16 × 17 आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और ज्यादा अगर ये सिंप्लीफाई हो तो उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया हमारे पास 4 4 से 16, ये हो गया 4 2 से 8 और 1, तो यहाँ पे ये 4 से नहीं जाएगा, तो इसको एक काम करिए 2 से आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 45 हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 45 डिवाइडेड बाय 8 × 17, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी डायरेक्टली ई इंटरसेक्शन एफ का। मेरा समझाने का मोटिव, आप जो है मेरा मोटिव क्या है उसको जानते समझिए। कैलकुलेशन इज अ पार्ट ऑफ, बहुत इजी चीज है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं ना, तो ये बहुत इजी है। लेकिन आपको एक चीज समझनी है कि किस तरीके से ई इंटरसेक्शन एफ को लिखा जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ई इंटरसेक्शन एफ तो आ गया आपका 45/8 × 17 है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको एफ इंटरसेक्शन ई लिखना चाहूं तो क्या ये भी यही चीज है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे यहाँ पे पी एफ चाहिए होगा, यस और नो। तो अब देखिए आप पी एफ क्या हो जाएगा, आपका पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा। अब आप क्या कर रहे हैं, पहला इवेंट एफ को मान रहे हैं और दूसरा इवेंट किसको मान रहे हैं, ई को मान रहे हैं, तो क्या ये सेम ही चीज होगी, क्या ये सेम ही चीज लिखी जाएगी क्या कि 10/17 × 9/16, और मेरा वापस से आंसर क्या यही आ जाएगा क्या कि 45/8 × 17, यस और नो। इस बार क्या हो जाएगा कि एफ पहले आ चुका है, एफ पहले आ चुका है, और उसके बाद किसको निकाला जा रहा है, सॉरी ई पहले आ चुका है और एफ को निकाला जा रहा है। अब यहाँ पे एफ ई की जगह क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा, यस और नो। ई एफ होगा कि नहीं होगा, या इसको मैं लिखना चाहूंगी ये ई है और ये क्या हो जाएगा मेरा एफ है, तो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि एफ पहले आ चुका है, देन ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यस और नो। तो यहाँ पे आप दोनों चीजें बोल सकते हैं, आप चाहें तो इसको एफ लिख सकते हैं, इसको ई लिख सकते हैं, लेकिन दोनों बातें क्या सेम होगी क्या कि जब ई हो चुका है यहाँ पे देन एफ की प्रोबेबिलिटी यही तो बचेगी, यस और नो। और जब यहाँ पे उल्टा करूं इसको तो ई हो चुका है तो एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यही तो होगी। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन रूल से दोनों चीजें सेम आएगी। और ये बात इससे भी पता लगती है कि यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ करो चाहे एफ इंटरसेक्शन ई करो, बातें हमेशा सेम ही रहती है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी समझ में आया होगा, उसका डेरिवेशन समझ में आया होगा कि दोनों इंटरसेक्शन, चाहे ई इंटरसेक्शन एफ हो चाहे एफ इंटरसेक्शन ई हो, वो दोनों इक्वल क्यों होते हैं और किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहाँ पे पूरे का पूरा रूल जो है, ये मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी समझ में आया होगा। आपको एक इवेंट, दो इवेंट, तीन इवेंट, चार इवेंट, कितने भी इवेंट में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हमेशा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल जो है अप्लाई होगा, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। यहाँ पे होना चाहिए क्या, यहाँ पे पी और पी एफ जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और साथ में आपके जो भी इवेंट्स हैं उसमें क्या होना चाहिए, दोनों सेम हो और विदाउट रिप्लेसमेंट भी आ जाए, तो बस हो जाएगा हमारा काम। ये इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, कार्ड्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, बॉल्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं। इस बार 2 या 3 मार्क्स में इस पे क्वेश्चन आना बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस बार के लिए, क्योंकि इस बार आपका बहुत सारा सिलेबस कट गया, जैसे मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लासेस में भी। इसलिए मैं इसको आराम से समझा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी को। तो उम्मीद करता हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी समझ आया होगा। आपको कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके भी समझाया, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाए। इसके बेस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं आपकी एक्सरसाइज के। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तो आपको यहाँ पे अच्छे से सारी चीजें करवाई जा रही है, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और नीचे जाके एक कमेंट कर दें कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।